हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि आने वाले आगामी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा, यूपी पीसीएस परीक्षा और यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा। बनना है अधिकारी तो करनी होगी संपूर्ण तैयारी। मैंने आपको शुरू से बताया है कि अगर कहीं पर भी सिलेक्शन लेना है तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। वीक पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो इसको नहीं करेंगे, करना सब कुछ है। करंट अफेयर की बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको करंट अफेयर में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि करंट अफेयर का एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। हर दिन नए करंट अफेयर आ रहे हैं, समझ नहीं आता पढ़ें क्या, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, क्या चीज़ें। आप अपने स्तर से तो पढ़ाई करते होंगे करंट अफेयर की, लेकिन आपको चैनल के माध्यम से भी सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ये जो पहली सीरीज़ है ये मई जून के पार्ट 1 की है। अभी मई जून का एक पार्ट 2 भी अभी आपको जल्द ही मिल जाएगा, 1 वीक के अंदर ही। आप उससे मई और जून की चीज़ों को कवर करेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम हैं आने वाले टाइम में, आप देखेंगे अक्टूबर के बाद दिसंबर तक हैं, या तो उसके बाद भी हो सकते हैं। तो ये लगातार जब आपको सीरीज़ मिलेगी तो 6 मंथ जो आपके इधर के होंगे वो आपका अच्छे से तैयार होगा। उसके अलावा जब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जब नज़दीक आ जाएंगे, तो मई माह के और पहले से यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक की भी चीज़ों को 1-2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर की जाएगी। जिनको ज़रूरत है, उन्हें लगता है कि इस तरीके के मैटर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरी कोशिश की गई है कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा रिपीट होते हैं, चाहे वो इंडेक्स से क्वेश्चन आता हो, चाहे नई नियुक्तियों से आता हो, चाहे युद्ध अभ्यास जो हो रहे हैं उनसे आए, या कोई संयुक्त बैठक हुई हो, या जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल की बात करें या पुरस्कार की बात करें, हर चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है। तो इसका ये पार्ट 1 है, 1 लाइनर फॉर्म में है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद मई जून का ही पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करें, हम शुरू करते हैं। और चलिए आप अपने रिवीजन को भी करते चलिएगा। देखिए आपको कितने करंट अफेयर खुद से समझ में आ रहे हैं, यानी आपने पहले भी पढ़े हैं और आपको याद है। तो रिवीजन करने शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट देखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2024 का, वो जारी किया गया है। कई तरीके के इंडेक्स हैं जो कि जारी किए जाते हैं। कुछ उसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे आपको मेंशन मिलेंगे। 1-2 दिवस होंगे जिसकी थीम अक्सर पूछी जाती है, उसको मैंने, जैसे कुछ अप्रैल के भी होंगे, उसको भी इंक्लूड किया है। बीच बीच की सीरीज़ में वो इंक्लूड रहेंगे ताकि वो आपको याद हो जाए। देखिएगा, तो 2024 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान कितना है? 159। ठीक है, 159 मतलब 159वां है स्थान जो है भारत का। और कुल कितने देश शामिल थे? तो 180 देशों में जो है 159 जो है इसको रैंक मिली है। और ये जो फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया जाता है, इसका कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो वो 21वां है। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ इसमें से छोड़ना नहीं है। आपको खुद ही शॉर्ट करके चीज़ें दी जा रही है, तो उसको पूरा याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसको जो है अपना नया राजदूत घोषित किया गया है? तो वो है करीना कपूर। करीना कपूर को जो है यूनिसेफ इंडिया ने अपना जो है नया राष्ट्रीय दूत घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में हुआ है? तो नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य से संबंधित है? इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, तो वो है तमिलनाडु से। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, भारत सरकार को किस देश के कांके संतुई बंदरगाह, नाम याद रखिएगा कौन सा बंदरगाह है? कांके संतुई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के लिए अधिकार मिले हैं? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका में स्थित है ये कांके संतुई बंदरगाह, जिसके नवीनीकरण की जो परियोजना है उसको जो है भारत सरकार को उसके लिए जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं। चूँकि हमारा ये पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो इसलिए आपको ज़रूर याद रखना है। आगे देखेंगे, भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश ने जारी करने की घोषणा की है? तो किया है नेपाल ने। लेकिन इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसको ज़रूर सुनिए ध्यान से। ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 100 रुपये का जो नया नोट जारी करने की बात की घोषणा करी है नेपाल ने, उसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो कि भारतीय क्षेत्र शामिल है?
उसमें 3 भारतीय क्षेत्र शामिल है। जैसे देखेंगे लिपुलेख है और लिम्पियाधुरा है और काला पानी है। ये तीनों जो है स्थल हमारे क्षेत्र शामिल है भारत के। और भारत ने इस पे विरोध प्रकट किया, यानी इसलिए ऐसा किया है क्योंकि 2019 के जो मैप हमारा बनाया गया है इसमें इस भारतीय इस भारतीय क्षेत्र को दर्शाया गया है उसमें हमारे मैप में, इंडियन मैप में पूरे। तो इस वजह से विवाद का कारण है और भारत ने इसकी का विरोध भी किया है कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे क्या वार्ता हुई है या कोई चीज़ हुई है, संधि हुई है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे, स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो मई 2024 मणिपुर में ये किया गया है। वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 वित्तीय वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश कौन सा है? मतलब 2023 और 24 में वित्तीय वर्ष जो हमारा है, मतलब बीता हुआ है, उसमें कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा भारत के व्यापार का भागीदारी देश रहा है? तो वो है चाइना, यानी चीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये आप गलत भी कर सकते हैं क्योंकि जब से कोविड आया था तो लोगों की दृष्टि चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो हो सकता है आप चीन ऑप्शन ना लगाएं, लेकिन चीन ही है। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश कौन है? मतलब कहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन हुआ था? तो इटली में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि G7 में हमारा भारत नहीं शामिल है, लेकिन भारत को भी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी वहाँ पर बुलाया गया था। पिछली बार भी बुलाया गया था और इस बार भी बुलाया गया था। ठीक है, ये अभी हाल ही फिलहाल की बात है। तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे तो आपके जो है निगाह में होगा ये करंट अफेयर। आगे देखिएगा, IPL 2024 का विजेता कौन रहा है? ये याद रखना है, और किसकी कप्तानी में था? ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कोलकाता नाइट राइडर जो है IPL 2024 के विजेता रहे हैं। श्रेयस अय्यर जो है की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर ने जो है विजय हासिल की है। और ये कौन सा संस्करण, यानी कौन सा सीजन चल रहा था? तो 17वां सीजन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल। सबसे पहले तो 2 बातें याद रखिएगा कि रेमल जो है कहाँ पर आया था? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो जो रेमल नामक तूफान है, तो तूफानी चक्रवात है, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इसका नामकरण किस देश ने दिया? तो ओमान ने दिया है। आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए, जितने प्रकार के भी हमारे जो चक्रवात हैं, तूफान हैं, ये सभी आते हैं तो सभी देश, मतलब एक क्रम सीक्वेंस होता है कि जैसे अभी बंगाल की खाड़ी में आया रेमल, तो इसका नाम ओमान ने दिया। फिर नेक्स्ट टाइम कभी कोई तूफान आएगा तो उसका नामकरण जो है कोई दूसरा देश रखेगा। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रेमल नाम का तूफान आया, चक्रवाती तूफान आया कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण किसने बताया कि इसका नाम रेमल रहेगा या रेमल है? तो उसको ओमान कंट्री ने बताया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया? ज़रूरी ये है कि आपको याद रहे, कामी रीता शेरपा जो हैं, इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 29 बार तो खुद ही माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, फिर से 30वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। क्या नाम है इनका? कामी रीता शेरपा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां मतलब 99th सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो वो सदस्य है स्पेन। नेक्स्ट है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा कि 55 वर्ष की सबसे उम्रदराज महिला जो है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और वहाँ पर झंडा लहराया, वो उनका नाम है ज्योति रात्रे। और ये है रहने वाली कहाँ की? तो MP की रहने वाली है। आगे देखेंगे, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति हैं और कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिनकी अभी हाल ही फिलहाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है। केवल राष्ट्रपति ही नहीं उस हेलीकॉप्टर में थे, और भी उनके सहयोगी थे, लेकिन मेन लीडर जो है उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, नाम क्या है? इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले विश्व में
कौन से एथलीट हैं जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में, तो उनका नाम क्या है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं पूरे विश्व में। आगे देखिएगा, विश्व का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। देखिए शहर की बात हो रही, 101 शहर की सूची जारी की गई थी पूरे विश्व के शहरों को काउंट करके, उसमें 101 शहर को लिस्ट बनाया गया, जिसमें काठमांडू जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। नेक्स्ट है 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो यहाँ से दो प्रश्न आएंगे। एक तो स्टैटिक आपका जीके बनता है कि जैव विविधता दिवस जो है प्रति वर्ष कब मनाते हैं, तो 22 मई को बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ जो हमारे दिवस होते हैं वो याद रखिएगा। क्या है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम, तो वो है योजना का हिस्सा बने। हर साल जब हम दिवस मनाते हैं तो उसके लिए थीम रखी जाती है ताकि लोग उसके प्रति जागरूक हो पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योजना का हिस्सा बने किसका थीम है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का थीम है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो महिला सरपंच है उनको जो है प्रतिनिधित्व, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में। तो कौन है वो सरपंच, तो 3 सरपंच हैं। कौन कौन है नाम देखिएगा, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुक हेमा कुमार और नीरू यादव। ये 3 जो महिलाएं आप देख रहे हैं तीनों सरपंच हैं। और ये सरपंच कहाँ की हैं ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। तो सुप्रिया दास दत्ता जो है वो त्रिपुरा की हैं और कुनुक हेमा कुमार जो है राजस्थान की, जबकि नीरू यादव जो है आंध्र प्रदेश की। ये तीनों सम्मिलित रूप से शामिल रही हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सरपंच के मतलब ओहदे पर हैं और इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसमें ऐसा करंट अफेयर नहीं है कि आप स्किप कर देंगे, नहीं याद करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऐसे ही करंट अफेयर दूं जहां से आपको प्रश्न आए। ठीक है, अगला देखिएगा, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है। यानी जो 46वीं जो अटलांटिक संधि सलाहकार बैठक का होगा वो कौन सा देश जो है अग्रणी है या कौन उसकी मेजबानी कर रहा है, कुल मिला के जहाँ पर लीडरशिप करेगा तो वो भारत है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तुत किए हैं। मतलब ऐसी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने बताया है कि जो चंद्रमा के ध्रुव हैं उसमें बर्फ भी है, उसका प्रमाण मिला, यानी उनको वहाँ से कुछ सबूत मिले हैं, वो बताया है इसरो ने। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखेंगे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 2 राज्य समाधान किससे संबंधित है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद हो रहे थे उसी के निपटारे के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत ने इसकी वकालत की है, किसकी, 2 राज्य समाधान की। अगला देखिएगा, भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया गया है, या डायरेक्ट पूछा जा सकता है संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया है या कहाँ पर निर्मित किया गया, विकसित किया गया, तो पुणे में। नेक्स्ट है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक 3 मई जब आता है हर साल, तो उस समय हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो उसकी थीम याद होगी, करनी पड़ेगी आपको, जो कि 2024 में आप एग्जाम दे रहे हो तो 2024 के लिए याद रखिएगा क्या है, तो अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंट क्राइसिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, देखिए ये जो पूरा है ये हैज़ प्ले ट्रू, ऐसे ही याद रखना है कि हैज़ प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है, ये किस लिए बनाया गया है, किस लिए जारी किया गया था, तो ये है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, जिसको हम शॉर्ट में कहें तो NADA कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के लिए ये अभियान चलाया गया था, कौन सा, तो हैज़ प्ले ट्रू। नेक्स्ट है, विश्व की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया शी किस देश ने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है यूक्रेन ने। नेक्स्ट है, महिला T20 विश्व कप 2024
इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा, तो बांग्लादेश में अक्टूबर में होगा, लगभग शायद आपका 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य में होना है 2024 में। तो जिस तरीके से आप लोग, जब भारतीय क्रिकेट टीम खेलती है, पुरुष टीम खेलती है, तो सब लोग उतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उतना ही मनोबल उनका बढ़ाते हैं और सभी लोग देखते हैं। तो महिला जब T20 विश्व कप हो या महिला क्रिकेट हो तो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके भारत का ही है। लेकिन देखा गया है कि इसमें इंटरेस्ट, रुझान थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत के हर खेल को, चाहे मेल के खेल हो, फीमेल के हो, सभी आगे बढ़ सकें। तो महिला T20 विश्व कप जरूर देखिएगा। कब होगा? आपके बांग्लादेश में होगा, अक्टूबर में जो है आयोजन इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है भविष्य पोर्टल किससे संबंधित है, तो जान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार ने जो है सरकारी जैसे कर्मचारी जो लोग होंगे सेवानिवृत्त, यानी जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उनको एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए? पेंशन के लिए। पेंशन विभाग की तरफ से ये जारी किया गया भविष्य पोर्टल, ठीक। अगला देखेंगे, रूस के राष्ट्रपति के पद पर 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? तो उनका नाम क्या है? मतलब पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, तो क्या नाम है उनका? तो व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है। तो वो बस्ती की खोज कहाँ पर की है? तो सर्बिया में की है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2, नाम याद रखेंगे, गगन स्ट्राइक 2 जो संयुक्त अभ्यास हुआ किनके बीच हुआ है? तो भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य हुआ। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? तो वो हुआ था पंजाब राज्य में। नेक्स्ट आइए देखिएगा इंपॉर्टेंट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2024 में? तो किया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो वो उनका नाम है हार्दिक सिंह, ठीक है। मतलब हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग में किसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो ये वर्ष बीता है हमारा 2023-24 का भी बीत रहा है, उसमें किसको जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है? तो हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन सी हैं? तो मीराबाई चानू है। आपको पता होना चाहिए कि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो वहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता था। इस बार हम उम्मीद करेंगे कि हम भारत को जो है गोल्ड पदक मिले। आगे देखिएगा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो वो भारत है, जहाँ पर डोपिंग के मामले आते हैं, ठीक है। ये डोप ऑफ वर्ड सुनते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे कि जैसे जो कुछ क्रिकेटर हैं वो लोग जैसे कुछ ऐसी चीज़ें, मादक पदार्थ या कुछ ऐसे यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड है ये चीज़ें, ठीक है। और जैसे एक कहते हैं ना सट्टा करना, सेटिंग करना, वो सब भी इसमें शामिल हो जाता है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की देखिएगा, ये फुटबॉल की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इन्होंने 150 मैच खेल लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं भारत के। नेक्स्ट है, एशियाई जो है कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ था किर्गिस्तान में। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक जूरी सदस्य में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम क्या है? बिल्किस मीर। ये हैं कहाँ की रहने वाली? तो जम्मू कश्मीर की हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए कि पहली बार कोई जो है महिला वहाँ शामिल हो रही है। पेरिस ओलंपिक जो आपका जा रहा है अभी, तो उसके जूरी मेंबर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का विजेता कौन रही हैं? तो उनका नाम है रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से है? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो इनका संबंध है कैरम खेल से, और ये 12वीं बार जो है जीती हैं राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब। नेक्स्ट है, भारत के नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नौसेना प्रमुख के पद पर वर्तमान में नियुक्त हैं उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ऐसा प्रश्न बनता है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि वर्तमान समय में नौसेना प्रमुख के पद पर हैं, वो किसकी जगह लिए हैं, मतलब इनके पहले कौन था? तो उनका नाम क्या था? एडमिरल आर हरि कुमार।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। एक बात और जानकारी दे दूं, जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर में अगर आती है तो मैं आपको कटिंग भी आपको टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ। अगर आप उसको एक नज़र देखते भी रहेंगे तो भी आपका थोड़ा सा हेल्प होगा करंट अफेयर में। करंट अफेयर ऐसी चीज़ है, एक दिन में रटा नहीं जा सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप न्यूज़ और थोड़ा सा अपने आसपास के माहौल को टच में रहिए कि क्या चीज़ें घट रही हैं देश दुनिया में। देखिएगा आगे, ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मौसमी चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस की थीम। देखिए प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट होगी। तो ये जो थीम है 2024 की है, क्या है थीम? ग्रह बनाम प्लास्टिक या प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट्स। ठीक, दोनों कुछ भी दे देगा, वही मतलब है, याद रखिएगा। अगला है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 2024 की थीम क्या रही है? तो सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना, ये इसकी थीम रही है 2024 की, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, सागर कवच का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है डस्ट लिंक किया, कहाँ पर किया है, मतलब किसके साथ किया? उज्बेकिस्तान के साथ। भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर जो है कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो उसका नाम है डस्ट लिंक। अगर ऐसे भी पूछा जाए डस्ट लिंक क्या है तो पता होना चाहिए कि ये सैन्य अभ्यास है। अगला बताइएगा, गगन शक्ति 2024 क्या है? तो जो गगन शक्ति 2024 है ये क्या है? वायुसेना ने 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया है, उसी का नाम रखा गया था गगन शक्ति 2024। नेक्स्ट है POEM पोएम 3 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसरो से है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज पर आधारित जो भारत की पहली फिल्म है उसका नाम क्या? इराह है। इराह पूछा जा सकता है, इराह है क्या? तो जान लीजिए कि AI पर आधारित पहली भारतीय फिल्म है। अगला देखेंगे, INS जटायु, ये नाम याद रखिएगा। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो लक्षद्वीप में किया गया। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ब्रुसेल्स में। याद रखिएगा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्रुसेल्स में जो है किया गया। पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा हमको याद हो गया। याद ऐसे नहीं होगा, इसको 1 से 2 बार आपको खुद से सुनना होगा और पढ़ना होगा। देखिएगा, पुलिस के द्वारा पशु तस्करी जो पशुओं का लेन देन होता है और अवैध तरीके से खरीदा बेचा जाता है उसकी बात हो रही है। पुलिस के द्वारा जो है पशु तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो कामधेनु। और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो जम्मू कश्मीर से। तो ऑपरेशन कामधेनु किससे संबंधित है? तो पशु के तस्करी से को रोकने से संबंधित है। मिशन उत्कर्ष का संबंध किससे है? तो मिशन उत्कर्ष किस लिए शुरू किया गया? तो किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करना है, मतलब जो किशोरियाँ होती हैं, किशोरियाँ का मतलब टीनेजर्स की बात हो रही है, उसमें जो है उनके में एनीमिया की कमी यानी खून की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, कुपोषण की शिकार हो रही है बचपन से ही। तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, इसी के पहल को मिशन उत्कर्ष के नाम से स्टार्ट किया गया। और ये किस मंत्रालय की पहल है या किसने किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के संयुक्त रूप से इनको चालू किया गया है। अगला, वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया था? तो उसेन बोल्ट को। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया? मतलब अभी जब चुनाव हो रहे थे तो यूथ आइकन निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने जो है बनाया था। किसे? तो आयुष्मान खुराना को। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है भारत का जो है विश्व में। किसमें? तो साइबर अपराध सूचकांक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बिहार में किया गया है। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो चित्रकूट में प्रारंभ हुआ है। आपने देखा होगा, जैसे देखेंगे कि एक पहाड़ है, मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कांच की तरह से बना होगा, आप इस पर चल सकते हैं, नीचे से आपको सब कुछ दृश्य दिखेगा। ठीक, अगला देखेंगे, सूर्य तिलक की जो दुर्लभ घटना हुई वो कहाँ पर हुई, क्या है? तो आपने देखा होगा अयोध्या में भगवान रामलला मंदिर में जो है उनका सूर्य तिलक किया गया था। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2550वें मतलब 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में किया था। अगला है हमारा, GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी और जो है धलुआ मूर्ति
का धातु शिल्प का संबंध किससे है या किस जगह से है, तो वाराणसी से है। सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है, तो चाइल्ड केयर लीव को। देखिए चाइल्ड केयर लीव क्या होता है, मतलब ये होता है कि जैसे कोई फीमेल है, अगर उसको चाइल्ड केयर लीव मिलती है यानी छुट्टी प्रदान की जाती है। पहले छुट्टियां कम थी, अब छुट्टियां ज़्यादा दे दी गई हैं। पहले ऐसा था कि अगर कोई बच्चा एडॉप्शन में है तो उसको केयर लीव नहीं मिलता था, लेकिन अब है उसकी उम्र तय कर दी गई है, कितना छोटा बच्चा है तो माँ को कितनी छुट्टी दी जाएगी। और अगर खुद से प्रेगनेंसी के तौर पर अगर उसको बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैसे मतलब चाइल्ड केयर लीव की छुट्टी दी जाती है। और ये सिर्फ 2 बच्चों पर ही लागू है, ऐसा नहीं है 4-5 है तो सब पे लागू नहीं होता। तो वो संख्या मतलब जो छुट्टियां हैं वो कम हो जाती हैं उसी के अनुसार। आगे देखेंगे 900 वर्ष पुराने जो है चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ पर की गई है, तो की गई है तेलंगाना में। नेक्स्ट है मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। विश्व में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, मतलब जो मंदिर बनाई गई है राजस्थान में बनाई गई है ओम के आकार की, जैसे इस तरीके से ओम बनता है ऐसे, तो इसी आकार में पूरा मंदिर है। ठीक है, तो राजस्थान में, अगर राजस्थान में भी पूछ ले कहाँ पर है, तो पाली जिला है, पाली जिला के जार्डन गांव में स्थित है ये मंदिर। चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। मेगन क्या है, तो चक्रवाती तूफान है। कहाँ पर आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। अगला G2G समझौते का संबंध किससे है, तो इजराइल से है। G2G का संबंध किससे है, तो ये इजराइल से है। तो अभी हमने आपको जितने भी बताए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आपको दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको मिल जाएगा, आप ये कवर कर लेंगे। जैसे ही आपकी जुलाई कंप्लीट होगी तो मैं अगस्त में आपको जुलाई का पूरा कवर कराऊंगी। इस तरीके से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आपकी परीक्षाएं जब आ जाएंगी, नज़दीक होंगी, तो जो पिछली छुट्टी रहेंगी उसको मैं रिवीजन में ला के जल्दी से आपका कंप्लीट करा दूंगी। अपने स्तर से भी आप पढ़ाई करिएगा। बाकी अगर आपको ये सही लगता है तो आप यहाँ से भी अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं बेहतर ढंग से। एक बात और, जब आप PDF पहले देखते हो सिर्फ, तो आपको क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन की उसको बाद में समझाया तो आपको समझ में नहीं आता। एक बार अगर आप सुन के पढ़ते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। चॉइस आपकी है, आपको कैसे पढ़ना है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपना कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जय हिंद।